उसका लड़की ने लड़के को फ़ोन करके पूछा कि आप मेरे से शादी करोगे? तो उस लड़के ने मना कर दिया, मैं शादी वादी तो नहीं करूँगा। बट ये कहना है कि शादी का झूठा वादा किया इसलिए मैं मान गई, इसलिए अब जी इसको जेल भेजो 10 साल के लिए। इट इज अट्रोशियस। जब मैं प्रैक्टिस में घुसा था ना, तो उस टाइम पे मेरे शायद 5 या 6 सफेद बाल थे। 3 महीने के अंदर वो 5-6 से 50-60 हो गए। अगर सपोज करो आपने मॉम के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपको कोई पैसे अपनी वाइफ को देने नहीं पड़ेंगे। आपने इस महीने के 30,000 नहीं दिए तो कोर्ट बोलेगी जेल जाओ। पुलिस वाले कभी कभी हाथ वाथ छोड़ देते हैं। 100 वकीलों ने आके उन 10 पुलिस वालों को पीटा और फिर 100-200 पुलिस वाले आए और पूरा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन टाइप सा हो गया था। Hey guys, welcome to another episode of the Unfiltered Reality podcast. मैं हूं सिद्धांत राय सिकंद with my co-host Sunny Kaushal, and today we have Amish Agarwala, who is an advocate on record at the Supreme Court of India. In this podcast, we talk about false rape claims, defamation, abuse by police, and much more. So without further ado, let's dive right into the podcast. तो वेलकम अमीश भाई टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। थैंक्स। आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैंने एडवोकेसी स्टार्ट करी थी ना, तब से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। अच्छा। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरे से पहले आपसे ये मिल लिया। And you were wearing a hat, तो मतलब sorry, you were wearing a cap, तो Kshitij introduced us. नहीं, I was hanging out and we spent a good like I think 1 hour together. And उसके बाद फिर I saw your YouTube channel. मैंने तो दिखा तब- रखा तो था इसने पहले। मेरे को पहले दिखाया था, तब मेरे को समझ में नहीं आया कि यार मतलब क्लिक नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं घर गया, आपकी वीडियो आई, मैंने यार वेट अ मिनट, ये तो वही है। इसके पीछे सनी ने मेरे को इतना दिखा रखा कि ये देख, ही इज दिस, ही इज दैट। मतलब ओह, मैं तो रियलाइज भी नहीं हुआ भाई। So funny thing on that point, I have a friend. I met him at a friend's birthday party yesterday. वो कहता है यार, why do you wear this cap, right? तो like you know, otherwise तो you're like all like बाल कंघी ऐसे you know left right. तो मैं बोलता हूँ भाई कि जब मेरा काम खत्म हो जाता है ना, और बहुत रेयरली होता है कि खत्म होता है, बिकॉज वकीलों का तुम्हें पता है भाई सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं, बट जब खत्म होता है तो इट्स काइंड ऑफ लाइक माई रिचुअल कि अब काम खत्म, तो जैसे ये कैप पहनेंगे ना तो सारा लॉजिक और सारा यू नो वो सब खत्म है, और उसके बाद अब मैं मतलब थोड़ा यू नो रिलैक्स और स्विच माई लॉयर माइंड ऑफ। स्विचिंग पर्सनालिटीज। हाँ, लिटरली। आपको स्टार्टिंग से एडवोकेट बनना था? सो फनी थिंग, मेरे पिताजी भी वकील हैं एंड माई ग्रैंडफादर वाज आल्सो लॉयर। थिंग इज कि मैं ना पिताजी को देखता था सराउंडेड बाय अदर पीपल, अग्रवाल साहब, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक अरे वाह, मतलब इफ यू आर अ लॉयर, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, राइट? इफ यू आर अ लॉयर, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल यू नो आर इन ऑ, एंड यू आर सराउंडेड विद रिस्पेक्ट. So that's what I used to see, and I used to be like, this looks nice, you know. This looks like a viable career opportunity. And my father, coincidentally, used to say my entire life, I'm the only child, right? तो पिताजी हमेशा बोलते थे कि भैया तू कुछ भी कर ले पर वकालत नहीं करेगा. That's what he used to tell me. यूजुअली उल्टा होता है मतलब। Right? And the funniest thing is, मतलब आपने वो उनकी रिस्पेक्ट भी देखी थी, बट आपने उनका वर्क आवर्स, मतलब कितना टाइम जा रहा है, कितना एफर्ट जा रहा है, वो भी देख के आपकी हाँ. परसेप्शन चेंज हुई थी उसको लेके? नॉट, आई मीन, सो ऑनेस्टली जितना देख तुम यू नो पूरा टाइम तो रखते नहीं हो पिताजी के साथ, राइट? तो तुम बस अंदर घुसते हो, देखते हो भाई सब लोग खड़े हुए हैं, तो तुम वापस चले जाते हो, क्या तो ठीक है भाई, ऐसा रिस्पेक्ट है. द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स उस टाइम सोचा नहीं, और ऑनेस्टली इतना दिमाग यार मेरे उस टाइम जुवेनाइल ब्रेन में इतना था नहीं कि काम कितना होता है, क्या होता है, अपने को क्या पता. लाइक ऑनेस्टली आजकल के 12-13 साल के बच्चों से पूछो तो वो तो भाई अच्छा, मतलब यू नो लाइक इंजीनियरिंग के लिए ये वाला एंट्रेंस टेस्ट है, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए अब्रॉड ये वाली यूनिवर्सिटी है. हम लाइक भैया हम तो मतलब अपने कार्टून शो से बाहर नहीं निकलते थे इस उम्र में. लोग मानते नहीं है. जब मैं प्रैक्टिस में घुसा था ना, तो उस टाइम पे मेरे शायद 5 या 6 सफ़ेद बाल थे. 3 महीने के अंदर वो 5-6 से 50-60 हो गए थे. इट्स इनसेन द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट यू हैव, राइट? पर वही है, कुछ साल मतलब करते रहो तो समझ में आता है कि तुमको ना हर चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है. कई बार प्रैक्टिस में चीज़ें, पार्डन, डिटैच करना पड़ता है. हाँ, एब्सोल्युटली. थोड़ा बहुत इसको यू नो अलग से रखो तो दैट्स काइंड ऑफ बेटर फॉर योर मेंटल हेल्थ. तो फॉल्स रेप केस के बारे में बात करूंगा मैं. इसमें माइनर और मेजर दोनों देखेंगे. आई केम अक्रॉस अ केस फ्यू डेज बैक. इसके अंदर एक 19 ईयर्स ओल्ड लड़का था, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो 17 ईयर्स ओल्ड थी. तो उन्होंने डिसाइड करा, इन्होंने चैट पे बात करी है, प्रॉपर प्रूफ है इस चीज़ के. इन्होंने डिसाइड करा कि हम कहीं भी जाएंगे. वो क्राउन प्लाजा चले गए. जब वो गए वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस आए तो लड़की ने लड़के को फ़ोन करके बोला, तो दे गॉट इंटीमेट.
जो भी चीज़ें हुई, उसका लड़की ने लड़के को फ़ोन करके पूछा कि आप मेरे से शादी करोगे? तो उस लड़के ने मना कर दिया, मैं शादी वादी तो नहीं करूँगा। तो लड़की का दिमाग इतना चला नहीं, सीधे आके उसने अपने पेरेंट्स को बोल दी ये बात कि मम्मी ऐसे-ऐसे करके हुआ और ये मेरे से शादी करने को मना कर रहा है। अब उसके फादर गए उसके बाद पुलिस स्टेशन, सीधा जाके लड़के के अगेंस्ट कंप्लेंट दे दी। अब वो उसके पेरेंट्स आए, उस लड़के के पेरेंट्स ने बोला कि देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, ये चैट के अंदर लड़की ने बोला था चलने के लिए, बट द सेम टाइम लड़की 17 साल की थी, पर लड़के ने क्या करा था, आधार कार्ड पे ना 17 को 19 कर दिया और वो सीधा उसको होटल ले गया। फिर वहाँ से जाके अब आपके हिसाब से ये सिनेरियो के अंदर जहाँ पे लड़की ने खुद लिखा है कि मेरे को चलना है, तब भी लड़का फॉल्स रेप केस में फंस रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? Sexual intercourse with any woman below the age of 18, कुछ भी आप कह लो, it is statutory rape, बात खत्म। अब क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, बिकॉज कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने, बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने ये चीज़ मेंशन करी है कि आजकल बहुत सारे लोग बहुत कम उम्र से सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। तो किसी को बोलना कि जी एट द एज ऑफ 16 या 17 लड़की के दिमाग में देयर इज नो कॉन्क्रीट capability to form the ability to give consent to the other person. In fact 2013 से पहले the age of consent was 16। अब उसको बढ़ा के निर्भया केस का एज ऑफ कंसेंट से क्या लेना देना है हमें पता नहीं जी, बट जी वही है, ये नी जर्क रिएक्शन होता है, वी आर वेरी अपसेट विद व्हाट हैज हैपेंड एज अ सोसाइटी, सो लेट्स इंक्रीज द एज फ्रॉम 16 to 18। कंप्लीटली नॉनसेंसिकल। However, now one aspect is it is technically statutory rape, so there is no defense that you have। दूसरा aspect is obviously फिर पॉक्सो भी लग जाता है साथ साथ। पॉक्सो लग गया। अब तीसरी बात ये है कि भाई is it non-consensual sexual intercourse? Because ये बोलना कि जी लड़का लेके गया होटल, क्या किसी को होटल लेके जाना is it a crime? You cannot say no. Let's assume for a second, because statutory rape में बात आ जाती है लीगैलिटी वर्सेस मोरालिटी, पर मैं कहता हूँ कि अब लीगैलिटी इज सच, मी बीइंग अ लॉयर मैं आई विल से भाई व्हाटएवर इट इज बिलो द एज ऑफ 18 यू कैन नॉट, तो बात खत्म। पर अगर हम एक मिनट के लिए अज्यूम करें कि लड़की थी अबव द एज ऑफ 18 या अबव, उस सिनारियो में किसी को होटल लेके जाना इज नॉट इलीगल, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इज नॉट इलीगल, आउटसाइड ऑफ मैरिज sexual intercourse करना is not illegal. What is illegal from time to time they say is that भाई अगर आपने एक शादी का झूठा वादा करके कंसेंट ऑब्टेन किया, अब इस वाले केस में भी पहले इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, फिर वापस आते हैं, बाद में लड़की बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और लड़का मना कर देता है, तो क्या वो एक इलीगल एक्टिविटी थी? द आंसर इज नो। कानून के हिसाब से भी राइट, एक तो मोरालिटी में शादी का झूठा वादा मतलब एक तो ये है कि जी द पोटेंशियल फॉर अब्यूज, एक होता है लड़की कहती है कि जी मेरे साथ जबरदस्ती करी गई, तो क्या तो वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी या फिर उसके साथ फोर्सफुली चीजें करी गई बिकॉज ऑफ विच देयर आर सर्कमस्टांसेस कि टू शो कि भाई ठीक है देयर वर इंजरीज ऑन द बॉडी, पर लड़की कहती है जी मेरे से शादी का झूठा वादा करके मेरे को मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। इट्स लाइक सेइंग कि भाई लड़की को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं हमारे समाज में कि वो इतनी बेवकूफ़ है, इतनी बुद्धू है कि अगर हमने उसको एक बस ये डायलॉग मार दिया कि हम शादी कर लेंगे तो फिर क्या दिक्कत है सेक्स करने में, और उसको एक अपनी लज्जा से इतनी अटैचमेंट है कि मैं तो जी सिर्फ शादी के बाद ही करूँगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि वो इतनी बेवकूफ़ है कि जी अगर हमने बस बोल दिया शादी करेंगे तो वो कहती है चलो ठीक है फिर तो हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। तो इसको जो कंबाइन करके जिस तरह से हम लड़कियों को हम छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं फ्रॉम द आइज ऑफ द लॉ, दैट इज डिप्लोरेबल मेरे हिसाब से। ठीक है, लॉ कुछ भी कहे भाई, 2013 से पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट कहता था ये लॉ खराब है, ये लॉ खराब है, ये लॉ खराब है। हम कहते हैं आज के दिन पे कि हमारे हिसाब से चलो हम फॉलो कर रहे हैं लॉ को, बट ये लॉ खराब है। शादी का झूठा वादा इज नथिंग, कंसेंट व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्शन 376 नाउ आई बिलीव ये BNS के अंदर सेक्शन 69 है, उससे पहले ये जो रेप की डेफिनेशन है वो सेक्शन 64, 65, 66 इनमें डेफिनेशन है। तो देयर हैज टू बी अ ग्रेटर लेवल ऑफ inability to give consent. There was either physical force or there was some sort of inebriation, intoxication, obviously, that completely takes away your ability to give consent. But ये कहना शादी का झूठा वादा किया,
इसलिए मैं मान गई, इसलिए अब जी इसको जेल भेजो 10 साल के लिए। इट इज अट्रोशियस। अब होता क्या है कि बाद में तो ये सारी जी टेक्स्ट देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सब कोर्ट देख के अक्विटल तो दे देती है कोर्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसी केस रजिस्टर होता है पुलिस वाले भाग रहे हैं जी चलो चलो अरेस्ट करना पड़ेगा। अब या तो मुश्किल से आप एंटिसिपेटरी बेल लो, जो अब अगेन पॉक्सो में और भी डिफिकल्टी हो बहुत जाती है। डिफिकल्ट है। पर अगर आप टाइम पे ले लो, द गर्ल इज 18 और अबव, और आप टाइम पे ले लो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी केसेस में, अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करो तो ज़्यादातर टाइम आजकल एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। क्वॉशिंग के भी चांसेस आजकल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, नॉट कॉन्क्रीट बट येस देर आर, द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। अब खैर हाउएवर अब नया सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता आया है तो उससे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन होगी, बिकॉज पहले ये होता था कि शादी का झूठा वादा अगर करके कंसेंट ऑब्टेन किया गया तो वो कोई कंसेंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स पनिशेबल, सेक्शन 376। सेक्शन 69 BNS ये कहता है कि अगर शादी का झूठा वादा या नौकरी दिलवा देंगे इसका वादा या प्रमोशन दिलवा देंगे इसका वादा किया गया और उसके बेसिस पे कंसेंट ऑब्टेन किया गया और वो एक्टिविटी रेप नहीं थी, तो फोर्सेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं था, पर इट वॉज a consent which was obtained on the basis of a false promise like this, तो भी आदमी को जेल हम भेजेंगे, and that too for up to 10 years। तो वो 1 साल की 2 साल की भी सज़ा हो सकती है up to 10 years के लिए। सो इसमें भी अब 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब लड़की ने देखा ना लड़के को जेल हो रही है तो लड़की ने फिर बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने कोई शादी नहीं करी, कुछ सोच रही थी कि ये चीज़ खत्म हो जाए। जब उसने देखा लड़के के साथ ये चीज़ हो रही है, एट द सेम टाइम आप लड़कों को क्या बताना चाहोगे कि जो माइनर होता है ना उसके पेरेंट्स पे फिर डाल दी जाती है बात कि जो पेरेंट्स बोलेंगे वही होगा। तो ये सब ना मैं बस ये चाहता हूँ आप जितने भी लड़के अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसको आप अवेयर कर दो उनको आप। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, ये चीज़ सबको याद रखनी चाहिए। क्या है 18 और 18 के ऊपर तो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, और कई बार लड़की वेंचफुल होती है, कहती है मैं तो जी सबक सिखाऊंगी क्योंकि मेरा दिल तोड़ा है, विच इज़ आई मीन दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। बट जी 18 से कम, और मैंने ये बहुत बार होते देखा है, लड़की अगर 17.5 साल की भी है, लड़की जैसे भाग जाती है, खुद की खुशी से भाग जाती है लड़के के साथ, लड़की वाले बोलते हैं एक तो हमारी लड़की भगा के लेके गया है, किडनैप करके, और फिर लड़की कुछ भी बोले, लड़की के पेरेंट्स उसके गार्डियंस हैं जब तक वो 18 की नहीं होती, और लड़की की कोई इसमें कोई मतलब शी हैज़ नो राइट टू बी हर्ड। वो पेरेंट्स जो बोलेंगे पुलिस वाले वैसा ही करेंगे। अगर लड़की बोल रही है ना पुलिस को भी, जज के सामने बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ, तब भी वो पेरेंट्स की सुनेंगे। इनफैक्ट कई बार मैंने ये देखा होते हुए, लड़की भाग गई, लड़की थी 18 की, उसने वेट किया समझ के कानून 18 या 18 18.5 की होके वो भाग गई। लड़की वाले जाते हैं थाने में, जी लड़की हमारी भाग गई, हमको कंप्लेंट करनी है लड़कियों के खिलाफ, हमारी लड़की भागा के ले गए। तो पुलिस वाले कहते हैं जी अगर 18 से ऊपर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये लिखवा दो कि हमारी लड़की अभी 17 साल की है। अब आधार नहीं कलेक्ट किया, कोई ये जो प्रूफ नहीं कलेक्ट किया, बस FIR रजिस्टर कर दी और चलो जी पकड़ने, और अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, लड़की अपने कब्जे में कर ली। अब उसके बाद वो दिखाते नहीं जी एक्चुअल 17 नहीं 18 की है, पर तब तक लड़की को अपने कंट्रोल में कर दिया, धमका दिया, लड़के को तो कस्टडी में ले लिया। अब उसके बाद अगर पुलिस को दिखता है ओ सॉरी ये तो उम्र ज़्यादा थी लड़की की, तो भी पुलिस वाले कहते हैं ठीक है अब तो अंदर है। अब लड़का जो है उसका वकील, उसका खानदान भागेगा कोर्ट में कि जी ये प्रूफ देखो कि लड़की एक्चुअली 18 की है 17 की नहीं। फिर जज कहेगा ठीक है जी पॉक्सो तो इज नॉट एप्लीकेबल, फिर हम लड़की से पूछ लेते हैं, बट तब तक तो लड़की भी जी मेरे को ना लाइक अब मम्मी पापा ने खूब मतलब लाठियों से कूट के राइट अब तू देख बेटा, तो लड़की क्या है तो ज़बरदस्ती धमका के मतलब करा, तो उसमें बहुत लड़के जी बहुत लड़के। तो मैं कहता हूँ ये रोमियो पना ना थोड़ा केयरफुली करो, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैंने आजकल बहुत केसेस देखे हैं जिसके अंदर ना लड़के बेमतलब की वजह से फंस जाते हैं। उसमें से एक केस है जसलीन कौर वर्सेस सरबजीत सिंह, और उस केस के अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ था। I mean, हाँ, it's nice one. तो उस केस के बारे में बताओ, जैसे आजकल लड़के फंस जाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में, जो इस केस के अंदर हुआ था, तो आपने क्या देखा इस केस के अंदर? तो एक बहुत बड़ी चीज़ लोग जो गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि
इंसाफ हो, मतलब इंसाफ ऑटोमेटिकली होगा मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि इस देश में बिल्कुल इंसाफ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी झूठे केस में फंसते हैं और बिल्कुल ही रगड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी काफ़ी नुआंसेस हैं कि अगर आप कुछ सही स्टेप्स ले लो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी और इंसाफ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपके साथ गलत होने से भी काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं। अब सरबजीत का भी एग्जाम्पल ना इतना वो है क्योंकि हर चौथे केस में ऐसा होता है कि आदमी कह रहा है अरे देखो मेरे पास इतना सारा प्रूफ है दिखाने के लिए कि मैं इनोसेंट हूँ, बट ना तो पुलिस उसको देखती है ना जज उसको देख रहा है। अब सरबजीत के केस में भी सरबजीत का जो पहले सरकारी वकील था, क्योंकि वेरी लाइक नॉट वेल टू डू मैन, तो सरबजीत ने सारा अपना प्रूफ दे रखा था कि भाई ये सारा प्रूफ दिखाता है आई एम इनोसेंट, पर वकील साहब ने वो क्रॉस एग्जामिनेशन में कन्फ्रंट ही नहीं करा विटनेस को। और इनफैक्ट ये सारी चीज़ें तो बहुत शुरुआत में करनी चाहिए, जैसे ही एफआईआर कटती है आप मैजिस्ट्रेट पे भागो, भाई ये पुलिस मेरे प्रूफ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। जो पुलिस की कंपाइलेशन ऑफ द डेटा होती है जिसको हम चार्जशीट बुलाते हैं, उस चार्जशीट के अंदर हमारा जो अक्यूज पर्सन का जो प्रूफ है अगर आप वो इंक्लूड करवा पाते हो तो क्वॉशिंग मिलने में चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर वो भी नहीं करवाया सरबजीत में। और 90% केसेस में हर कोई कहता है जी पहले पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दो, हम बस बेल के लिए भागते हैं, या तो एंटिसिपेटरी बेल या बंदा अगर अरेस्ट कर चुका है तो रेगुलर बेल, उसके बाद पुलिस को चार्जशीट फाइल करने दो, उसके बाद कोर्ट को चार्जेस फ्रेम करने दो, उसके बाद गवाहों को अपनी गवाही देने दो, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेंगे। और इस वाले केस में तो वकील साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना भूल गए जो हमारे पास प्रूफ था उससे। तो फिर हम मतलब देन उसके बाद सरबजीत मेरे पास आया, फिर हम मतलब अपील्स में भागे, बहुत मतलब चीज़ें करनी पड़ी, तब जाके फिर अक्विटल हुआ। तो एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, मैं कहता हूँ भाई आपके चांसेस बेल मिलने के ज़्यादा बेटर हो जाते हैं क्वॉशिंग ऑफ चार्जशीट, ताकि सालों बच जाएं। अगर मैटर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं और ट्रायल आगे चलता है सालों तक, फिर मतलब गवाहियाँ चल रही हैं, मैटर चले जा रहा है, फिर अगर आपने बाकी अच्छा ग्राउंड वर्क रखा है तो अक्विटल होगा। बट अगर आप शुरुआत में ही अपना प्रूफ ऐड करवा लो पूरी चार्जशीट में तो जी द चांसेस ऑफ सक्सेस आर सिग्निफिकेंटली हायर। ये एक बड़ा लेसन सरबजीत के केस में एज एन अक्यूज्ड पर्सन, अगर आपके ऊपर झूठा केस है, ये आपको याद रखना है। जब सरबजीत के साथ ऐसा हुआ था ना तो उन्होंने तुरंत जाके थाने में कंप्लेंट नहीं करी। उन्होंने रात के 12:30 बज रहे थे, उन्होंने सोचा मैं कल सुबह उठ के कंप्लेंट करूँगा, और जब तक सुबह हुई तब तक तो सारी मीडिया में फैल चुकी थी बात। ऐसा हो सकता है कि आगे जाके बहुत सारे लोग हों जो ऐसे इस केस में फंसेंगे या डिफरेंट केसेस में फंसेंगे, तो लोग डरते हैं थाने जाने से, वो सोचते हैं थाने जाएंगे हमारी फैमिली में कोई नहीं गया। तो आप क्या बोलना चाहते हो कि तुरंत जाके इन्फॉर्म करना चाहिए? जितना मुझे पता है सरबजीत का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको परजू करने में। भाई छोटी सी बहस हुई एक लेडी के साथ सड़क पे, आगे चला गया। पर बाद में उसको ये पता चला कि जी मेरे खिलाफ ये केस हुआ है एंड एवरीथिंग। पर नॉर्मली यू हैव अ पॉइंट कि बहुत लोगों को ना अजीब लगता है कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। इसमें भी एक नुआंस है। देखो जी कई बार तो ना, सो इट्स अ वेरी दिस थिंग, मैं पहले बहुत बोलता था कि अगर जी कुछ भी इंसिडेंट हुआ है आप जाओ जी थाने जाओ इमीडिएटली। बट द पॉइंट इज कि अगर दूसरी पार्टी को आपके साथ कुछ नहीं करना था, कोई झगड़ा नहीं करना था, बट क्योंकि आपने जाके कंप्लेंट कर दी, अब दूसरी पार्टी भी फिर आके कंप्लेंट करती है। ट्रू। और चाहे ठीक है आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपने पहले कंप्लेंट करी, बट केसेस तो रजिस्टर हो गए। और डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन थी। अब आपने मे बी सच्चाई बोली कि जी इसने मेरे को गाली दी या इसने मेरे को इंटिमिडेट किया, और दूसरी पार्टी ने ज़्यादा एक्सटेंडेड कोई झूठ बोल के कुछ एलिगेशन लगा दी। अब पुलिस वालों का काम भाई ये नहीं है कि सच क्या है देखना, पुलिस वालों का काम है कि भाई हमारे पैसे कहाँ बन रहे हैं तो, और हमारी नौकरी कैसे बची रहे, राइट। तो इन्हीं दो फंडामेंटल्स पे पुलिस वाले अपने काम करते हैं। तो ये है कि जी अगर कोई फॉल्स एलिगेशन आती भी है तो चलाओ जी केस, बढ़िया है, हम तो देखते हैं। तो इसीलिए आजकल मैं थोड़ा सा इसको एक नुआंस्ड पॉइंट में देखता हूँ कि अगर जी आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी आपके खिलाफ केस करने वाली है, या भाई आप विक्टिम हो, आप अग्रीव्ड हो, राइट, कुछ भी हुआ है, तो मे बी यू शुड गो अहेड एंड फाइल योर कंप्लेंट। बट आइदर विच वेज एक और पॉइंट ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि जी मैं थाने जाऊँ ना जाऊँ, पुलिस कैसा मतलब ट्रीट करेगी। जो भी कोई सोचता है ना ऐसे, मैं सबको कहता हूँ जी एक बार आप उठ के गूगल मैप्स पे डालो पुलिस स्टेशन नियर मी, जो भी आपका लोकल थाना है, एक बार जाके देखो तो सही।
ठीक है, जाके एक बार अंदर जाके चक्कर काट के देखो, कोई आपको जेल में तो डालने नहीं वाले। मैं काफ़ी साल पहले की बात है, मैं एक दोस्त के साथ बैठ के बस नॉर्मल बात कर रहा था, हम कुछ कुछ डिनर कर रहे थे। वो कहता यार मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया। मैंने कहा चल अभी चलते हैं। एंड मैं उसको लेके गया अपने लोकल पुलिस स्टेशन। तब आप एडवोकेट थे? एडवोकेट तो मैं था ऑब्वियसली, बट लाइक द पॉइंट इज कि पुलिस स्टेशन कोई ऐसा वो नहीं है, कोई मतलब कोई एक आउट ऑफ वर्ल्ड अदर वर्ल्ड डायमेंशन नहीं है कि तुम जाके क्या हो जाएगा वहां राइट। ट्रू, अंदर जाके पकड़ के डालनी है कि हाँ Correct. भैया हो। तो मतलब आप मतलब सिर्फ जाके ये पूछ लो कि अच्छा जी मेरा डेबिट कार्ड खो गया है, ठीक है, इतना बोल दो मेरा डेबिट कार्ड खो गया है, मुझे लग रहा है कोई मिसयूज ना करे, तो मैं कंप्लेंट कहाँ फाइल करूँ? उसके बाद कंप्लेंट फाइल करनी है नहीं करनी जो भी है, राइट। या जी मेरा मतलब कुछ भी छोटा मोटा मेरी जैकेट खो गई, कुछ भी, राइट, जाके बोलो। और मैं कहता हूँ कोई कंप्लेंट मत रजिस्टर करो, बट जाके देखो कि होता क्या है एक थाने के अंदर, राइट। जब जाके देखोगे और देखोगे इट्स अ नॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो जो डर होता है, जो खौफ होता है ना, वो निकल जाएगा कम से कम, राइट। तो एक जैसे नॉर्मली लोग सोशल मीडिया पे लाइक पुटिंग लॉ असाइड नॉर्मली बात करते हैं किसी कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में, या फिर किसी एक नोन पर्सन के बारे में, तो लेट जस्ट से मिक्स्ड व्यूज़ होते हैं लोगों के, कोई पॉजिटिव बोलता है कोई नेगेटिव बोलता है। तो हाउ इज़ दैट लाइक एक ग्रे एरिया होता है कि अपना आप लाइक राइट टू स्पीच एंड लाइक फ्रीडम एंड ऑल वर्सेस डिफेमिंग समवन। हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन दैट? आपको कैसे पता लगता है कि इसने आपको डिफेम करा? आप कोर्ट में जा सकते हो उस बात के लिए। देखो जा तो आप 100% सकते हो, छोटी से छोटी बात पे भी। चाहे कुछ भी हो, आपका राइट है फाइल करना। अब उसके बाद कोर्ट को डिसाइड करना है कि आपका क्लेम वैलिड है या नहीं। तो इसमें भी देर आर सर्टन सेफगार्ड्स कि भाई, बट उसमें भी क्या है, क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल आप केस डालोगे फॉर डेफमेशन उसमें कुछ अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जो सिविल आप केस डालोगे फॉर कॉम्पनसेशन उसमें अलग स्टैंडर्ड्स हैं। ट्रूथ एज अ डिफेंस, ट्रूथ फॉर इन्फॉर्मिंग द पब्लिक for public benefit. So these are all factors that play out, and honestly it's been a significant time since I've gone into trial for a defamation case, though I don't remember the specifics very clearly right now, but there are it is a this thing, truth as a defense is available, but not always. Just because it is truth does not mean that you will go around maligning reputation. You can also like file a defamation and but you also have to show your losses कि उसकी डिफेम करने की वजह से क्या हुआ। That's a very good point. वो बोल रहा है भाई भाई डिफेम कर दिया मेरे को। Very good वो point. बोल रहा है मैंने तो वीडियो के आगे डिस्क्लेमर लगा दिया था। हाँ, so it's actually a very good point, because apart from saying that yes there has been loss of reputation, there is also, when you are claiming compensation, you have to say exactly how I am quantifying this amount, not just अच्छा चलो जी मेरे साथ defamation हुआ, अब जी आप मुझको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ दे दो। रीजनेबल होना चाहिए वो। एक तो ये है कि जी जो भी आप अमाउंट मांगते हो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। अच्छा। So Delhi के अंदर whatever you ask for, approximately 1.3% of that you will have to deposit as court fees in the court. Okay. और बहुत सारे स्टेट्स में द अमाउंट इज़ फार हायर, हरियाणा, यूपी, कर्नाटका, यहाँ पे तो इट्स मतलब डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट बिटवीन 5 to 8% कोर्ट फीस। तो जी अगर आप 1 करोड़ रुपए सोच रहे हो हम मांगेंगे 8 लाख 5 से 8 लाख के बीच में, एंड वही अगर 100 करोड़ हम केस लगाएंगे, बहुत लोग उतने फिर तो आपको पहले ही जमा करना पड़ता है। करेक्ट। यस। First day you have to deposit it. That's how you show your bona fide, your genuine intent to pursue this case. This is how courts keep out frivolous lawsuits. ओके एंड देन लाइक उसके बाद वो जीते हारे गया पैसा वो। तो नहीं, तो क्या है, आपने जमा कराया, अगर आप हार गए तो वो पैसा जब्त है ही। अगर आप जीते और कोर्ट को लगा कि हाँ इट्स अप्रोप्रिएट, एंड जब आप जीते हो कोर्ट कहती है कि ठीक है हम अवॉर्ड करेंगे, तो कोर्ट कहती है जो आपने कोर्ट फीस जमा कराई है वो भी डिफेंडेंट पे करेगा। तो कोर्ट के पास कोर्ट फीस तो रहती है, बट डिफेंडेंट को ऑर्डर किया जाता है कि जो हमने कॉम्पनसेशन या जो भी हमने चीज़ बोली है उसके अलावा जो कोर्ट फीस जमा कराई है वो भी आप अब दोगे। वो अगेन इट्स द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो यू हैव टू ऑल्सो बी वेरी केयरफुल इन फाइलिंग अ डेफमेशन केस अगेंस्ट समबडी। तो हस्बैंड वाइफ है, उनको साथ नहीं रहना, तो जो हस्बैंड होता है उनको अपनी वाइफ को ना कुछ परसेंटेज देना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी का, अपने एसेट्स का बेसिकली। तो आपको लगता है जो प्रीनप एग्रीमेंट्स होते हैं वो इंडिया के अंदर वैलिड होने चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सब की तरह? तो एक तो बात ये है भाई साहब,
प्रीनप्स ना, लोग प्रीनप करते हैं, प्रीनप्स आर नॉट सो एयर टाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमेशा जब प्रीनप्स कोर्ट्स में जाते हैं तो उस पर काफ़ी डिबेट्स होती हैं। तो प्रीनप्स आर व्हाट? प्रीनप्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो गवर्नड बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी कंट्री। इंडिया में प्रीनप्स वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आप कोई भी अग्रीमेंट करते हो या कॉन्ट्रैक्ट करते हो विच इज ट्राइंग टू बाईपास एनी लॉ ऑफ द कंट्री, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो अब मेंटेनेंस का लॉ है इंडिया में, तो हम कह रहे हैं कि जी मेंटेनेंस का लॉ कुछ भी कहे, अगर हमारा डिस्प्यूट होता है तो हम कुछ भी नहीं देंगे, या फिर चलो जी मैं 50,000 रुपये दूंगा, प्रीनप्स ये भी कहते हैं राइट, वट एवर, 10,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, 50,000 दूंगा। तो प्रीनप्स इंडिया में इसलिए कोर्ट्स कहती है कि वैलिड नहीं है कि आप बाईपास करना चाहते हो लॉ ऑफ मेंटेनेंस, राइट। तो बाकी देशों में भी ऐसा नहीं है कि अरे जी प्रीनप अब तो एक पैसा नहीं मिलेगा। प्रीनप साइन होने के बावजूद कई बार ये मैंने देखा है लोगों, अब मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ बट मैंने सुनी है लोगों की ऑब्जर्वेशंस कि प्रीनप्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आयरन टाइट होते हैं लोगों के लिए। पर इंडिया में भी मैं ये कहता हूँ कि ठीक है प्रीनप्स में भी नहीं एप्लीकेबल है, पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे इट इज़ ए ऑलमोस्ट लाइक अ प्रीनप लाइक सिचुएशन, राइट। एंड इसको मैं बुलाता हूँ एक क्वाजाई प्रीनप। क्वाजाई प्रीनप, क्वाजाई इज लाइक यू नो हाफ और लाइक समवॉट प्रीनप, राइट। व्हाट आई मीन बाय क्वाजाई, हाफ और समवॉट प्रीनप इज कि भाई बहुत सारी ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आपको तंग होती हैं। तो वकीलों से ही इंस्पायर होके लेडी बोलती है कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दहेज लिया गया, ज्वेलरी रख ली गई। तो अगर आप एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हो शादी के टाइम पे या शादी से पहले या शादी के जस्ट बाद कि शादी में ये खर्चे हुए, लड़के ने इतने खर्चे करे, लड़की ने इतने खर्चे करे, वेन्यू में खर्चा किसने किया, कितना हुआ, पूरा हिसाब, करेक्ट, ज्वेलरी किस साइड ने किसको कितनी दी, अगर आप ये सब लिखवाओ, राइट, तो उससे बहुत हद तक जो डिस्प्यूट का स्कोप होता है ना वो लिमिट हो जाता है। दैट्स हाउ यू मेक इट अ प्रीनप, राइट, दैट्स हाउ इट्स अ प्रीनप। एंड आप अगर ये लिख भी दो ना कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है बोथ पार्टीज अग्री, पर उसको ना फिर अगेन इट्स लाइक सनी वुड नो द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी क्लॉज एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जी आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी क्लॉज नहीं लगा सकते, पर आप लिक्विडेटेड डैमेजेस जरूर मेंशन कर सकते हो। तो डिफरेंसेस, पेनल्टी होता है कि जी आपने अगर किराया नहीं दिया महीने का तो जी आप 10 गुना किराया दोगे, फिर तो वो हो गया पेनल्टी क्लॉज। कोर्ट कहती है दिस कैन नॉट बी मेंटेनेबल। पर लिक्विडेटेड डैमेजेस यस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? अ प्री एस्टिमेटेड अमाउंट दैट वी आर कैलकुलेटिंग कि अगर आपने गलती करी तो ये दूसरी पार्टी का नुकसान होगा, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल जी मेरी EMI आती है बैंक की इसी मकान के लिए, तो अगर आपने टाइम पे किराया नहीं दिया जो फिर मैं EMI की तरफ फुलफिल नहीं कर रहा, तो बैंक मेरे ऊपर XYZ पेनल्टी लगाएगी और उस पर इंटरेस्ट लगाएगी और उस पर मतलब इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस सरचार्ज लगाएगी, सिबिल स्कोर इफेक्ट होएगा। और हाँ, एंड उसकी वजह से आप अग्री कर रहे हो कि जी मैं इतना एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा अगर मैंने टाइम पे रेंट नहीं दिया। सिमिलरली मैं ये कहता हूँ कि अगर आप प्रीनप में ये बोलते हो ना कि अजय और नेहा ने डिसाइड किया है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो जी नेहा एक पैसा नहीं नेहा को नहीं मिलेगा, तो वो इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर अगर अजय और नेहा ये लिखवाएं कि भाई बिकॉज नेहा इज वेल एजुकेटेड, शी इज वर्किंग इन अ जॉब एंड शी हैज एसेट्स टू द ट्यून ऑफ सो एंड सो, कॉमा, इट इज देन अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, राइट। तो रादर देन एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, अगर आप एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट्स एट हैंड और उसके बाद अगर आप एग्जीक्यूट करते हो ना इस डॉक्यूमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट्स बोलती है ओह मेंटेनेंस लाइक मेंटेनेंस लॉ विल बाईपास एनी प्रीनप्स नॉट वैलिड। अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है, हस्बैंड जिसको नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती है 99.99999% ऑफ द टाइम्स, उसकी ये प्रॉब्लम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी अगर आप लिखवा सको कि दीज आर द circumstances in which the marriage is taking place. तो मेरी इससे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले,
तो बोल रहा था जब आप आए नहीं थे ना, बोल रहा था प्रीनप का सोल्यूशन निकाल लिया मैंने। तो बोला जैसे लाइक जेन्युइनली बोल रहा हार्दिक पांड्या ने उसने अपनी मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी सारी ट्रांसफर कर दी, तो मैं भी यही करूँगा। अगर सपोज करो आपने मॉम के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपको कोई पैसे अपनी वाइफ को देने नहीं पड़ेंगे। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। एक है कि जी मैंने मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा था, वो मैंने मम्मी के नाम पे कर दिया, या मैंने मम्मी को अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा की एक जजमेंट थी 2020 में पास करी। कोर्ट ने बोला कि पिछले 3 साल के बैंक स्टेटमेंट्स आपको लगाने हैं। तो इसलिए जी अगर पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया पर पिछले 3 साल से तो दिख रहा है ना आपकी कितनी इनकम आ रही है रेगुलरली। सो इट इज़ नॉट कि आपके अकाउंट में कितना पैसा अभी है, बट कि आपकी रेगुलर इनकम कितनी है ऑन एन एवरेज, उसको कोर्ट कंसिडर करके जो है इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स करती है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, मैं ट्रस्ट में डाल दूं, राइट, या आप मम्मी को दे दो या आप ट्रस्ट में डाल दो, कुछ भी कर लो। दूसरा एस्पेक्ट ये भी तो है कि आपने सीधा मम्मी के अकाउंट में आपने ट्रांसफर करा दिए पैसे, अपने अकाउंट में आपने लिए ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ, तो उसमें लोग एक्चुअली करते हैं ये, बट उसमें क्या क्या सिचुएशन है। अगर आप किसी नौकरी में हो तो आपका एम्प्लॉयर किसी भी हालत में आपकी मम्मी या पापा के या भाई बहन के अकाउंट में डालेगा नहीं, क्योंकि उसको भी एज एन एक्सपेंस दिखाना है। एक्सपेंस किसका? ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग विद माय कंपनी। सो पहले तो आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस में हो उसमें भी डिपेंड्स कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रखी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। काफ़ी लोग इस तरह से, स्पेशली बिजनेसमैन, अपने आप को भिखारी दिखा के कि जी सब कुछ मम्मी पापा के पास जाता है, वो करते हैं और उनको उसका बेनिफिट भी मिलता है। पर अब एक और फैक्टर है, जैसे कि मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, अब मैंने जी मम्मी के नाम पे कर दिया। एक तो मम्मी के नाम करना इज नॉट सो इजी, बिकॉज रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 एंड 49 ये कहते हैं कि अगर राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अबव द वैल्यू ऑफ ₹100, अगर आप क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश कर रहे हो कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट, तो जी आपको वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन में फिर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 5-6 लाख रुपए का तो 7 लाख रुपए का तो यही खर्चा है। तो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि जी की बीवी उसमें क्लेम ना कर पाए। बीवी का वैसे भी उसमें कोई क्लेम तो है नहीं। हाँ, अब एक और चीज़ है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, बीवी कहती है कि मेरा पति इस प्रॉपर्टी का मालिक है। एक है आप बोल सकते हो कि जी मैं तो मालिक नहीं हूँ, मैंने मम्मी के नाम पे कर दिया। फिर कोर्ट कहती है दिखा दो जी कि आपने कब किया मम्मी के नाम पे। अब अगर बीवी के केस फाइल करने के जस्ट बाद आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो कोर्ट कहती है हमको साफ साफ दिख रहा है कि तो आप हमें बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने पहले भी कर रखा है, कुछ दिन पहले भी, तो भी वही दिक्कत आती है कि भाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होने वाला था, आपने ये कर दिया, प्लस आपने इतने लाखों के खर्चे भी करे। अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट ये है, मैं पूछता हूँ कि अगर भाई आप मालिक हो, आपकी बीवी कहती है मालिक हो, आप कहते हो मैं तो हुई नहीं मालिक, एंड यू जस्ट कीप इट अ लिटिल एम्बिग्यूअस, मैं तो नहीं हूँ मालिक। अगर आपकी बीवी इतनी स्मार्ट है और रिसोर्सफुल है कि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अगर वो जो रजिस्ट्रेशन के जो कागज़ हैं, राइट, और टू दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो अगर निकाल के ला सकती है। कभी कभार वाइफ्स जो है सिबिल स्कोर में आ जाता है कि भाई देयर इज़ अ मॉर्गेज और मॉर्गेज की EMI जा रही है। सो अगर वाइफ कुछ किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर पा रही है, तो आप उसको थोड़ा सा कई बार लोग करते हैं एज अ स्मार्ट लीगल स्ट्रैटेजी, दबा के भी रखो। बट द बिगेस्ट पॉइंट इज दिस, अगर हम मूवेबल एसेट्स की बात करें जैसे कैश, राइट, आपने सोच दिया कि जो मम्मी के पास है क्या कर लेगी कोर्ट, या मैंने ट्रस्ट में डाल दिए पैसे क्या कर लेगी कोर्ट। कोर्ट को तो जी आपकी पुरानी इनकम पिछले 3 साल की, और इनफैक्ट आपकी ITR भी, ITR रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट कहती है 1 year प्रायर टू द मैरिज, 1 year प्रायर टू सेपरेशन एंड 1 year प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस। ये आपको तीनों ITR भी डालनी है। सो ये ITR और बैंक स्टेटमेंट कंसिडर करके कोर्ट जो है एक अमाउंट फिक्स कर देगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आज के दिन पे आपके पास कितना पैसा है। और उसके बाद आप अगर पैसे नहीं देते हो और आप कहते हो जी पैसे है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें कोर्ट कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बस आपको जी जेल भेज देंगे आप जब तक इसकी पेमेंट नहीं करोगे। और फिर उसमें भी कुछ हस्बैंड कहते हैं हाँ ठीक है भेज दो जेल, कितने दिन रहना पड़ेगा जेल, पर मैं उसको तो नहीं दूंगा पैसे। तो हम ये समझाते हैं कि जी फॉर एवरी मंथ ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इट्स अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल 30,000 अ मंथ है,
आपने इस महीने के 30,000 नहीं दिए तो कोर्ट बोलेगी जेल जाओ, फिर आपने अगले महीने के 30,000 की जो पेमेंट नहीं करी उसके लिए एक अलग टर्म है। अभी रिसेंटली मैं कल परसों ही एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक आदमी बेचारा 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है क्योंकि उसने थिंक 4,000 या 5,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस का वो पेमेंट कर ही नहीं पा रहा था, तो वो जेल में पड़ा ही हुआ चले ही जा रहा है। तो 2 साल के बाद कोर्ट कहती है भैया अब इसको इंटरिम के लिए निकलने दो, इंटरिम बेल, क्योंकि यू नो नहीं तो फिर वापस भेज देंगे अगर नहीं भाई करते हो, क्योंकि हर महीने की आपकी ड्यूटी है टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट। अगर कोई ऑनगोइंग केस है उसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे रहा है, एट द सेम टाइम हस्बैंड को पता लगता है कि जो वाइफ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर है, एडल्ट्री के अंदर, और एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया जैसा आपको पता है, तो एट द सेम टाइम हस्बैंड उस बेसिस पर डिवोर्स ले सकता है और ये बोल सकता है मैं मेंटेनेंस पे नहीं करूंगा। आई थिंक 2018 में जो पास की गई डीक्रिमिनलाइजिंग अडल्टरी इज वेरी फनी। अडल्टरी एज डिफाइंड अंडर द इंडियन पीनल कोड, अगर हम डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अडल्टरी में जाएं, ए पर्सन मैन और वुमन हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल अफेयर विद एनी पर्सन हु इज नॉट देयर स्पाउस, ये हो गई अडल्टरी। अडल्टरी का क्राइम था इंडियन पीनल कोड में, बट अडल्टरी का डेफिनेशन इंडियन पीनल कोड में ये था, जो अब नहीं है 2018 के बाद, बट ये था कि अगर एक आदमी किसी और आदमी की बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो जो आदमी किसी और की बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वो आदमी जेल जाएगा। तो फॉर द ऑफेंस ऑफ अडल्टरी, हस्बैंड अगर वो अफेयर कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ना हस्बैंड जेल जाएगा ना गर्लफ्रेंड जेल जाएगी, बीवी भी जेल नहीं जाएगी। अगर एक इंसान जेल जाएगा तो वो बीवी का बॉयफ्रेंड जेल जाएगा, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। एंड तो एक तो द डेफिनेशन अडल्टरी इज अ लिटिल मिसलीडिंग, राइट। हाउएवर मैं कहता हूँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट दैट ऑफेंस मेड सेंस, क्योंकि एक तरफ तो आप हस्बैंड के ऊपर इतनी सारी ड्यूटीज डाल रहे हो, प्रोवाइड मेंटेनेंस, प्रोवाइड रेजिडेंस, प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर द वाइफ, ठीक है, परमानेंट एलिमिनी भी देनी है आपको बीवी को, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली यू कांट इवन एक्सपेक्ट, एंड चाइल्ड सपोर्ट भी देना है वाइफ को, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट योर वाइफ शुड बी फेथफुल टूवर्ड्स यू। तो इसके लिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई फील लाइक at least prosecuting the boyfriend of the wife was something that a man should have had as an opportunity. वो भी decriminalize कर दिया गया है। However, I maintain आज के दिन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मल्टीपल टाइम्स बोल रखा है कि चाहे अब आप क्रिमिनल केस ना कर सको, बट बीवी के बॉयफ्रेंड के खिलाफ आप एक सिविल सूट फॉर कॉम्पनसेशन फाइल कर सकते हो। यू से आई वॉन्ट सिविल सूट, आई फाइल अ सिविल सूट सीकिंग damages against the boyfriend for inducing my wife to alienate her affection towards me. तो इसमें आप एक सिविल सूट फॉर कॉम्पनसेशन अभी भी फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द वाइफ्स बॉयफ्रेंड, एंड वाइफ कैन फाइल अगेंस्ट द हस्बैंड्स गर्लफ्रेंड एज वेल। नाउ इसके अलावा द क्वेश्चन दैट यू हैड वाज, क्या हस्बैंड डिवोर्स ऑब्टेन कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्टरी, और मेंटेनेंस देने की मना कर सकता है। मेंटेनेंस देने के लिए मना। सो वन थिंग इज मेंटेनेंस देना मना, ही कैन फाइल अगर उसको पता चलता है कि मैं दे रहा था और अब जी मुझे पता चला है कि वाइफ का अफेयर है। उसमें भी एक नुआंस है, कोर्ट कहती है कि अगर बीवी का अफेयर है तो फिर हम मेंटेनेंस बंद नहीं करेंगे, पर अगर बीवी इज लिविंग इन अडल्टरी, तो वो एक लिव इन रिलेशनशिप में है विद हर बॉयफ्रेंड, तो फिर हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। पर अगर सिर्फ 2-4 बार अफेयर किया है या रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करी है बट कोई लिव इन नहीं है विद हर बॉयफ्रेंड, तो जी मेंटेनेंस बंद नहीं हो सकता। द इम्प्लीकेशन बीइंग कि भाई लड़की का कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए। तो जैसे आपके इंस्टाग्राम बायो पे लिखा है AOR, तो फॉर मी जो मैं जनरल पॉपुलेशन की कैटेगरी में आता हूँ, जैसे आप दोनों तो एडवोकेट्स हो, तो एक फॉर अ जेन पॉप AOR का मतलब क्या होता है? सो एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड is a person who is designated so after he clears the exam of the advocate on record for the Supreme Court of India. In fact, देश में कुछ और हाई कोर्ट्स भी हैं जहाँ पे वो मैंडेट करती हैं कि अगर आप इस हाई कोर्ट में फाइलिंग्स करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट की तरह आपको भी यहाँ पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप फाइलिंग कर पाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट में
सीनियर एडवोकेट्स भी आर्ग्यू करते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड भी आर्ग्यू करते हैं, और रेगुलर एनरोल्ड एडवोकेट्स भी आर्ग्यू करते हैं. हाउएवर, अगर आप फाइलिंग करना चाहते हो एक केस की सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही करवाना पड़ेगा. अगर किसी ने आपसे पैसे उधार लिए हैं और उस चीज़ का आपके पास प्रूफ नहीं है, आपने कैश में दिए थे, और दूसरी सिचुएशन ये है किसी ने आपसे पैसे लिए बट आपके उस चीज़ का प्रूफ है, आपका व्हाट्सएप पे सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, तो आप कैसे दोनों सिचुएशन में आपसे पैसे वापस ले सकते हो? हाँ, पहली बात तो ये है कि गलती करते क्यों हो जब किसी को पैसे दे रहे हो, और स्पेशली लोन अगर दे रहे हो रादर देन से मे बी अ हैंड आउट और अ गिफ्ट, तो टेक इट इन राइटिंग. ठीक है. द अदर थिंग इज, अगर आपने अकाउंट ट्रांसफर करे हैं, दैट इज स्टिल क्वाइट बेनिफिशियल, बिकॉज अकाउंट ट्रांसफर में आप ये बोलोगे कि मैंने ये लोन ट्रांसफर किया, एंड यू कैन फाइल योर सिविल सूट फॉर रिकवरी. अब अगर जो आपका मित्र था, फॉर्मर फ्रेंड, वो बोलता है कि नहीं जी ये तो किसी और पर्पस के लिए था, देन दैट पर्सन हैज टू प्रूव दैट ये किसी और, दिस वाज मे बी अ सर्विस और समथिंग दैट ही परचेज्ड, राइट, और फॉर सम अदर रीजन, या फिर मैंने लोन दिया था फिर वो मुझे वापस पैसा दिया जा रहा है. सो बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्क्रीट प्रूफ और एनी रीजनेबल ग्राउंड शोड बाय द डिफेंडेंट, कोर्ट्स डिक्री करती है कि आप ये पैसा वापस करिए. अगर कैश है और उसमें जैसे ये स्पेशली ये जो कमेटीज होती हैं, ठीक है, लोकल कमेटी डाल दी, ये कमेटीज के अंदर जी कैश में देते हैं, लिखित में बस ऐसी हैंड राइटिंग में वो मतलब डायरी पे ले लेते हैं रिसीप्ट, यूजलेस. वो पैसा रिकवर करना इज सो डिफिकल्ट. तो मैं कहता हूँ अगर आपको किसी को पैसे देने हैं ना जी, अकाउंट ट्रांसफर दो. उसके लिए अगर आपको पैसे रिकवर करने हैं तो सिविल सूट फॉर रिकवरी फाइल कर लो. अब कई बार वही है, किसी सिचुएशन में मैंने अपने दोस्त को कैश दे दिया, अब मैं उससे पैसे वापस मांग रहा हूँ, बोल रहा है मैंने दिया ही नहीं, तो मैं एक ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज कर सकता हूँ कि भाई तूने मेरे से 10,000 रुपये लिए थे, कब वापस करेगा, और वो मेरे को लिख के भेज देता है सो एंड सो, तो उसको भी एज अ प्रूफ मैं यूज़ कर सकता हूँ. yes, but it is not the most concrete proof. अब वही बात है कि the other circumstances then you will have to show, because कई बार ये होता है, court says you show me how you, अब चलो 10,000 रुपये is a small thing, but obviously हम कोर्ट 10,000 के लिए नहीं जा रहे, 1 लाख 10 लाख 20 50 lakhs. कई बार कोर्ट कह देती है you show us the source of your funds, how did you procure those, so वो भी एक चीज़ हो जाती है कई बार, और मैं दिखा पा रहा हूँ फिर, so obviously then the court decrees. So but we are talking about if this happens and this happens and this happens, then what? पुलिस वाले कभी कभी हाथ वाथ छोड़ देते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले, अगर आप मतलब आर्ग्यूमेंट भी नहीं, आप नॉर्मली अपना पॉइंट रखने की बात करो और आपका पॉइंट वैलिड होता है, पॉइंट वैलिड भी होता है, एंड देन यू लाइक आप ये लाइक होल्डिंग ऑन टू योर ग्राउंड, एंड उसमें कभी कभी उन्होंने हाथ छोड़ दिया, जैसे मैंने ट्रेन कर रखा है, मान लो रिफ्लेक्स मैंने कर लिया या फिर निकल गया कुछ साथ में वेट हो गया बाय चांस, तो कैन अ सिविलियन, मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट हार्म अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी और एनीथिंग, बट इन अ सेल्फ डिफेंस सिनेरियो जहाँ पे उन्होंने पहले आउट ऑफ नो कॉज दे आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू एंड अटैक यू, उस केस में क्या कर सकते हैं? इसको जीप में बैठा लेंगे उसके बाद. That is correct. Honestly, मतलब बोलते हुए ना, जब मैं ये बात बोलता हूँ तो लोग बड़े आग बबूला होते हैं, ऐसे कैसे, तुम कैसे वकील हो, ऐसी बातें करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब. देखो जी, मैं ना प्रैक्टिकल रियलिस्ट हूँ. अगर पुलिस को मारने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, मैं सबसे पहले छूटते बोलता 4 लगाओ, या फिर अगर बचने का कोई तरीका होता मैं कहता ये करो ये करो ये करो, बच जाओगे. द प्रॉब्लम इज, अब मैं बोलूँ हाँ क्या मैं छत से कूद सकता हूँ, हाँ कूद सकते हो, बट जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, डू यू वांट टू डील विद देम, और विल इट बी वर्थ द थ्रिल ऑफ जंपिंग ऑफ द रूफ. सिमिलरली, क्या मैं मार सकता हूँ, मार सकते हो, बट देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज दैट विल फॉलो, एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेज आर सो harsh, disproportionate to the sense of justice you want to have, the justification you might want to have, or every way you look at it. मैं कहता हूँ अगर कोई पुलिस वाला आपको मारता है तो जी वापस मत मारो, खा लो, निकल जाओ, because there are certain situations जहाँ पे अगर अब कोई बंदूक लेके आपके सामने कोई गुंडा या कोई डाकू बंदूक लेके आपके सर पे रख रहा है, और फिर आप बोलो कि अच्छा जी मैं उसको पंच मारूं, तो भाई गोली चलाएगा वो.
यहाँ पे भी अगर आपने पुलिस वाले को अब ये ना मैं बोलता हूँ तो फिर कई बार ये लोग बोलते हैं कमेंट्स में भी, और लोग मुझे बताते हैं कि जी हमको पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा था रात में, हम 6 लोग थे, हमने तो पकड़ के पीट दिया एंड पीपल से दिस एंड दे लाफ अबाउट इट। पर मैं कहता हूँ कि जी वही बात है जी, बच के भाग गए तो भाग गए, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट व्हाट हैपेंस जब आप नहीं बच के भाग पाए तो आपका क्या हाल होएगा। तो क्या है, एक तो पुलिस के पास पहले ही बहुत ज़्यादा पावर होती है टू ट्रबल यू विदाउट एनी रीजन। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 107 151 थे, 107 51 बुलाते हैं पुलिस वाले, अब 751 BNSS में कुछ अलग चेंज हो गया होगा, बट उसके अंदर तो जी पुलिस के पास पूरी पावर है टू कीप यू विद देम फॉर अप टू 24 आवर्स इन एनी केस। उसके अलावा पुलिस वाले बोल सकते हैं कि जी ये बंदा अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा था इसलिए हमने कस्टडी में ले लिया। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज झूठा केस बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, और सबसे आसान होता है पुलिस वालों को बोलने के लिए कि जी इस आदमी ने दारू पी रखी थी, चाहे पी ना रखी हो, चाहे बाद में MLC ना कराए, दारू पी रखी थी, हमने रोका, हमने पूछा, इसने सीधा हमको मारा तो इसलिए फिर हमने इसको जो है कस्टडी में ले लिया। अब एक्चुअली क्या हुआ कि जी पहले मैंने मारा या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, अच्छा जी CCTV ने कैच करा होगा लोग सोचते हैं, या फिर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्या कर लोगे उस प्रूफ का? प्रूफ भी तो पुलिस ही डील करेगी। उसी थाने के अंदर आपकी दूसरी कंप्लेंट जाएगी कि वो पुलिस वाले ने मुझे मारा। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस आपको इतना नुकसान होगा पुलिस को वापस मारने का, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड एडवाइज। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को मारना है, रिस्पेक्ट बस ये कंप्लीट करना कोई चाहता हूं। कोई अगर सोच रहा है कि ये भाई पागल हो गया मार्शल आर्ट सीख के I understand what you mean by using self-defense to just protect yourself. और रिफ्लेक्सिव एक्शन लेट जस्ट Even then, I mean, you call it reflexive action, you call it a deliberate, calculated move, whatever. I will go on a step ahead. आपको काफ़ी लोग ये बोलेंगे वकील कि जी अगर आपको उस टाइम मारा, आप मार खा लो, बाद में जाओ and then take action against that police officer. complain and whatnot. Correct. You can file complaints. You can, approach the DCP or the superintendent office against that officer. You can file a complaint with the magistrate court. You can file a civil suit for damages against the police officer. You can file a writ petition against the officer for misuse of powers. करने को तो 10 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, पर क्या आपको करनी चाहिए? मैं अगेन कहता हूँ, पुलिस वाले ने अपने ईगो ट्रिप या पावर ट्रिप में एक आपको चाटा लगा दिया या मारपीट कर दी, उसके बाद आप 10 तरह के केस कर सकते हो। अब डिफरेंस ये है कि सन्नी भाई और मैं तो चलो तब भी वो लिबर्टी ले सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, तो हम कहते हैं चलो हम भी तो कोर्ट कचहरी तो जाना था, तो साथ साथ में चल के हम अपना कर लेंगे। और फिर क्या है कि हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स भी हैं जो हमको सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद जब पुलिस वाले आएंगे उनको भी तो रिप्रेजेंट एक प्रोसिक्यूटर ही करेगा जो खुद वकील है। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट फिर पुलिस वाले इसलिए हम एक दूसरे के, हम पुलिस वालों के साथ हम भी थोड़ी बदतमीजी नहीं करते और पुलिस वाले हमारे साथ भी बदतमीजी नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए भी इट्स एम्बैरेसिंग कि हम जी कोर्ट पहुंच जाएं। अब वही इज्जत वाली बात है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी करीबन 2 या 3 साल पहले ये राइट्स हुए थे 30,000 में, स्पेशली बिकॉज एक छोटा सा फाइट हो गया था बिटवीन अ लॉयर एंड अ पुलिस ऑफिसर, और उसमें के बीच में सारे फंस गए थे। हाँ, तो इतना बुरा हाल, मतलब पहले वकीलों ने एक पुलिस वाले को पीट दिया, फिर 20-25 पुलिस वालों ने आके 10 वकीलों को पीट दिया, फिर 100 वकीलों ने आके उन 10 पुलिस वालों को पीटा, और फिर 100-200 पुलिस वाले आए और पूरा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन टाइप सा हो गया था। तो द पॉइंट इज कि अब वकील लोग तो तब भी चलो सोच सकते हैं कि बेटा तूने तो फालतू का किया है ना, तो इसलिए पुलिस वाले जब भी मिलते हैं तो हम सबसे पहले बोल देते हैं जी वकील हैं, ताकि ये नहीं कि हम कुछ, हाँ राइट, इसलिए नहीं कि हम कोई मतलब धौंस जमा रहे हैं कि जी वकील हैं, बट हम एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आपने जी हाथ चला दिया या कुछ कर दिया तो अगर हम बेवकूफ़ हैं तो यहीं पर लड़ लेंगे, अगर हम बेवकूफ़ हैं तो यहीं लड़ लेंगे, पर अगर हम स्मार्ट हैं तो जी आपको बहुत तंग कर सकते हैं, आपको बहुत तंग कर सकते हैं बाद में। तो हम नहीं चाहते कि आप हमें एक वजह दो या हमको मजबूर करो आपको तंग करने के लिए। तो पुलिस वाले भी थोड़ा इज्जत देते हैं और हम भी फिर इज्जत देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जाके फिर हमारी रोजी रोटी में हम थोड़ा सा मतलब कलंक लगा रहे हैं जब हम खुद अपने पर्सनल गेन के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ वी काइंड ऑफ कीप दिस थिंग, बट नाउ एज अ कॉमन मैन should you do this? You'll file cases, you file writ, you file anything for anything at all, except maybe say going to the DCP office, going to the superintendent office. You need a lawyer, legal fees, 100 troubles. So it is with a lot of introspection that you feel.
अगर आपको लगता है कि जी बहुत ज़्यादा बदतमीजी हुई है या कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है, तो यस आप एक्शन लो. बट अगर मोस्ट डेज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अरे यार दिस वाज Ego नॉट पे आ डन, गई Ego पे आ गई. ईगो पे हाँ, सो देन यू शुड बी फार मोर केयरफुल. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट. लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा मेरे को. It's an absolute pleasure, and you guys forced me to, think from an academic and a practical bent of mind. So thank you for inviting me here, and thank you for giving me a good mental workout. थैंक यू सो Thank मच you, सर. An absolute Thank you. pleasure. प्लेजर हैविंग यू. बढ़िया dude.